कहानी है सोनपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां सदियों से मर्द खुद को औरतों से ऊपर समझते आए थे। यहां औरतों को अपनी राय रखने का हक नहीं था। उनकी आवाज घर की चार दीवारों में दबा दी जाती थी। गांव के मर्द हर मौके पर महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे, कभी तानों से तो कभी पंचायत के फैसलों से। सोनपुर की पंचायत सिर्फ नाम की पंचायत थी, असल में वहां सिर्फ मर्दों की चलती थी। हर फैसला औरतों के खिलाफ होता था, चाहे गलती किसी की भी हो। अगर कोई बेटी अपने मन से कुछ सोच ले या अपने सपनों की बात कर दे तो उसे तुरंत गलत ठहरा दिया जाता था। यहाँ माना जाता था कि औरत का काम सिर्फ चुप रहना है, सहन करना है और सवाल नहीं पूछना है। लेकिन सोनपुर गांव ये नहीं जानता था कि इसी मिट्टी में एक ऐसी कहानी जन्म लेने वाली है जो उनकी सोच, उनके डर और उनकी पंचायत सब कुछ बदल देने वाली है। भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे सरपंच जी, अगर इस लड़की को गांव से निकाल देंगे तो ये जाएगी कहाँ? सरपंच ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अगर इतनी ही चिंता है तो पूरे परिवार को ही गांव से बाहर निकाल दो। जिस घर में बेटियों को काबू में नहीं रखा जा सकता, उस घर को सोनपुर में रहने का कोई हक नहीं। ऐसे परिवार गांव के लिए खतरा होते हैं। आज एक बेटी अपने मन से शादी करेगी, कल दूसरी बेटी अपने सपनों की बात करेगी और फिर हमारी पंचायत की कोई सुनवाई नहीं रहेगी। सरपंच की बातें पत्थर की तरह सबके दिल पर गिर रही थी। बेचारा पूरा बसा बसाया परिवार अपनी गलती समझे बिना ही सजा पा रहा था। माँ रो रही थी, बाप की आंखों में लाचारी थी और बेटी खामोशी से सब सह रही थी। लेकिन पंचायत को इन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सरपंच ने आखिरी बात कही, यहाँ औरतों को दबकर रहना सिखाया जाता है। जो बेटी आवाज उठाएगी उसे सोनपुर की धरती पर जगह नहीं मिलेगी। और इसी फैसले के साथ एक और परिवार अपना सब कुछ छोड़कर गांव से बाहर निकलने पर मजबूर हो गया। तभी पंचायत के बीच अचानक हलचल मच जाती है। गांव की पगडंडी से एक आदमी हौंफता हुआ दौड़ता दौड़ता आता है। उसकी सांसें तेज थी, चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो आते ही चिल्लाता है, सरपंच जी, सरपंच जी। पूरी पंचायत उसकी तरफ देखने लगती है। सरपंच गुस्से में पूछता है, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहा है? आदमी हौंफते हुए बोलता है, सरपंच जी, कालिया आ गया है और उसके साथ उसकी बेटी भी है। ये सुनते ही पंचायत में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। सबकी निगाहें पंचायत के दरवाजे की तरफ मुड़ जाती हैं। कुछ ही पलों में कालिया अपनी बेटी का हाथ थामे पंचायत के सामने खड़ा होता है। कालिया के चेहरे पर डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा हिम्मत झलक रही थी। उसकी बेटी शांत थी, सर झुका हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। सरपंच दोनों को ऊपर से नीचे घूरते हुए कहता है, तो आखिरकार तू भी आ ही गया, कालिया। पूरा सोनपुर गांव सांस रोके इस पल को देख रहा था, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि अब जो होने वाला है वो गांव की सोच और पंचायत की ताकत दोनों को हिलाकर रख देगा। सरपंच ने कालिया को ऊपर से नीचे देखा और ताने भरी आवाज में बोला, अरे कालिया, ये क्या सुनने में आ रहा है? कहते हैं तू अपनी बेटी को इंजीनियर बना रहा है। पंचायत में हल्की सी हंसी गूंज जाती है। सरपंच आगे बोलता है, और ये भी बता, सोनपुर गांव में तो कोई ढंग का स्कूल तक नहीं है। फिर तेरी बेटी ने इतनी पढ़ाई आखिर की कहाँ से? किस स्कूल में पढ़ी, किस कॉलेज में गई, या बस यूं ही हवा में सपने देख रही है? सरपंच की बातों में तारीफ कम और ताना ज्यादा था। कालिया कुछ कह पाता उससे पहले राधा ने धीरे से सिर उठाया। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सरपंच उसकी काबिलियत की तारीफ कर रहा हो। राधा ने संयम से कहा, सरपंच जी, मैंने डिस्टेंस लर्निंग से अपनी पढ़ाई पूरी की है। पूरा गांव ध्यान से सुनने लगा। राधा की आवाज में डर नहीं था, बस सच्चाई थी। सरपंच ने चौंकते हुए पूछा, डिस्टेंस लर्निंग? ये क्या होता है? पहले ये बता, फिर आगे की बात करेंगे। पंचायत में एक बार फिर खामोशी छा गई। सोनपुर के लोग पहली बार किसी बेटी की पढ़ाई की कहानी इतने भरोसे के साथ सुन रहे थे, और किसी को अंदाजा नहीं था कि यही पल आगे चलकर पूरे गांव की सोच बदलने वाला है। डिस्टेंस लर्निंग से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, राधा ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा। हर साल मेरे नंबर अच्छे आए हैं, मैंने कभी पढ़ाई से समझौता नहीं किया। राधा की बात सुनकर कुछ लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। राधा आगे बोलती है, मेरे नंबर देखकर शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने मुझे स्कॉलरशिप दी है। पूरा गांव चौंक जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि गांव की एक बेटी इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह रही है। सरपंच थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे वाह, स्कॉलरशिप? ये स्कॉलरशिप आखिर होती क्या है? पहले ये बताओ, फिर आगे की बात करेंगे। अब पंचायत में सन्नाटा छा गया था। हर आंख राधा की तरफ थी। कुछ लोग उम्मीद से देख रहे थे, तो कुछ डर और जलन से। और राधा
बिना रुके अपनी बात पूरे भरोसे से कहती जा रही थी। तो ऐसे में राधा ने थोड़ा रुककर कहा, मैं जो शिक्षा मुफ्त में हासिल कर रही हूँ उसका फायदा सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे गांव के लिए उठाना चाहती हूँ। वो आगे बोली, हमारे गांव में बिजली की समस्या है, पानी के लिए लोगों को दूर दूर तक भटकना पड़ता है, और आज के जमाने में इंटरनेट जैसी जरूरी सुविधा हमारे गांव में नाम की भी नहीं है। राधा की आवाज में अब डर नहीं बल्कि भरोसा था। वो बोली, मैं पढ़ लिख कर इन सभी समस्याओं पर काम करूंगी, सरकार की योजनाएं गांव तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। फिर राधा ने सबसे बड़ी बात कही, मैं गांव को शहर से जोड़ने के लिए एक पुल के निर्माण का प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। पूरा गांव उसकी बात सुनकर सन्न रह गया। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बेटी इतनी दूर तक सोच सकती है। राधा की बात खत्म होते ही पंचायत में कुछ पल की खामोशी छा जाती है। फिर अचानक एक आदमी ताली बजाता है। धीरे धीरे एक और, फिर एक और देखते ही देखते पूरा गांव तालियों से गूंज उठता है। कुछ लोग खुशी से मुस्कुरा रहे थे तो कुछ आंखों में उम्मीद लिए राधा को देख रहे थे। सोनपुर के लोगों ने पहली बार किसी बेटी की बात को खुले दिल से स्वीकार किया था। लेकिन दूसरी तरफ सरपंच हैरान खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसकी चालें धीरे धीरे नाकाम होती नजर आ रही थी। तभी भीड़ में से गांव का एक आदमी ऊंची आवाज में बोल पड़ा, सरपंच जी, आज पहली बार हमने किसी बेटी को इतने भरोसे के साथ अपने गांव के बारे में बोलते सुना है। ये लड़की अपने लिए नहीं, हम सबके लिए सोच रही है। अगर ऐसी पढ़ी लिखी बेटी हमारे गांव में रहेगी तो शायद हमारे बच्चों को गांव छोड़कर शहर नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर बताइए सरपंच जी, क्या ऐसी बेटी को हम गांव से बाहर निकालेंगे या उसका साथ देंगे? आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारी बेटियां हमें माफ नहीं करेगी। और पूरा गांव उसकी तरफ देखने लगा। अब पंचायत में एक नया मोड़ आने वाला था। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, गांव का वही आदमी हिम्मत जुटाकर आगे बोल पड़ा, राधा बिटिया जो बातें बता रही है, अगर वैसा सच में हो जाए तो हम लोगों को रोजगार के लिए शहरों की तरफ भटकना नहीं पड़ेगा। हमें मजदूरी करने के लिए अपने घर परिवार से दूर नहीं जाना पड़ेगा। वो आगे बोला, और पानी के लिए भी हमें कोसों दूर पैदल नहीं चलना पड़ेगा। हमारी औरतें घंटों लाइन में खड़ी नहीं रहेंगी और हमारे बुजुर्गों को भी इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। फिर उसने सबसे जरूरी बात कही, अगर गांव में अच्छी पढ़ाई की सुविधा हो तो हमारे बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ लिख सकेंगे। उन्हें अपना भविष्य बनाने के लिए गांव छोड़ना नहीं पड़ेगा। उस आदमी की बात सुनकर कई लोगों ने चुपचाप सिर हिला दिया, क्योंकि ये सिर्फ राधा की बात नहीं थी, ये पूरे सोनपुर की उम्मीद थी। सरपंच ये देखकर समझ जाता है कि अब पूरा गांव राधा के साथ खड़ा है। वो वहीं कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपनी कुर्सी से उठता है और बिना किसी से नजर मिलाए घर की तरफ चल देता है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और डर भी। घर पहुंचते ही वो अपने सलाहकार को बुलाता है। सलाहकार बहुत ही चालाक और शातिर किस्म का इंसान था। सरपंच बेचैनी में बोलता है, अब बताओ क्या करें? सलाहकार हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहता है, सरपंच साहब, आपको बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा। अगर एक बार ये गांव तरक्की कर गया, अगर यहाँ के बच्चे पढ़ लिख गए, तो फिर आपके फैसलों को कोई आंख बंद करके मानने वाला नहीं रहेगा। आज ये राधा है, कल हर बेटी सवाल करेगी। सलाहकार की बात सुनकर सरपंच और भी बेचैन हो जाता है। उसे साफ दिख रहा था, अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो सोनपुर में उसकी हुकूमत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और यहीं से एक नई साजिश जन्म लेती है। सलाहकार थोड़ा आगे झुककर धीमी आवाज में बोला, और फिर ये जो आपके बेटा और बेटी है ना, अगर गांव तरक्की कर गया, अगर यहाँ के लोग पढ़ लिख गए, तो आपको भी उन्हें आम लोगों की तरह ही जिंदगी जीनी पड़ेगी। ना कोई डर, ना कोई रौब, ना पंचायत में अंधा समर्थन। सलाहकार ने रुककर सरपंच की तरफ देखा। सरपंच के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो घबराकर बोला, हाँ, लेकिन अब करें तो क्या करें? सलाहकार हल्की मुस्कान के साथ आत्मविश्वास से बोला, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस आप वही करिए जो मैं कहूँ। ना सवाल पूछिए, ना ज्यादा सोचिए। मैं ऐसा रास्ता निकालूंगा कि गांव भी शांत रहेगा और आपकी कुर्सी भी सलामत रहेगी। सरपंच धीरे से सिर हिला देता है। उसे शायद ये अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पर वो अब चलने जा रहा है वो पूरे सोनपुर को अंधेरे की तरफ ले जाने वाला है। अगले दिन सुबह जब सोनपुर गांव के लोग नींद से जागते हैं तो गांव में अजीब सी खामोशी छाई होती है। सब कुछ रोज जैसा ही लगता है, लेकिन तभी लोगों की नजर राधा के घर के बाहर पड़ती है। घर की दीवार पर लाल रंग से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, कल आऊं। कुछ ही देर में गांव के और लोग इकट्ठा होने लगते हैं। तभी किसी की आवाज आती है, अरे ये क्या लिखा है, कल आओगी? इसका मतलब क्या है? और तभी एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में कहता है, ये लाल रंग, ये तो रंग नहीं है,
ये तो खून से लिखा हुआ है। ये सुनते ही लोगों के चेहरे फक्का पड़ जाते हैं। डर से किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। और ये सिर्फ राधा के घर तक सीमित नहीं रहता। जिन जिन लोगों ने कल पंचायत में राधा का साथ दिया था, उन सबके घरों के बाहर भी वही खौफनाक लिखावट दिखाई देती है। कल आउई गांव में दहशत फैल जाती है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। कोई फुसफुसाता है, लगता है कोई भयानक साया हमारे गांव पर मंडराने लगा है। और सोनपुर डर के साए में डूबने लगता है। 16 भीड़ में से एक आदमी घबराई हुई आवाज में बोला, अरे ओ, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। अगर सच में कोई भयानक साया गांव में आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे? लोगों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी वही आदमी थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहता है, चलो, मैं एक बाबा को जानता हूँ, बहुत पहुंचे हुए बाबा है, हर तरह की आफत दूर कर देते हैं, उन्हें बुला लेते हैं, शायद वही हमें इस मुसीबत से बचा सके। ये सुनते ही कुछ लोग सिर हिलाने लगते हैं। डर के मारे किसी ने विरोध नहीं किया। सरपंच भी मौके की नजाकत समझ जाता है। वो बिना देर किए उसी बाबा को बुलवा लेता है। कुछ ही देर में सरपंच बाबा को साथ लेकर राधा के घर के बाहर आ खड़ा होता है। बाबा भगवा कपड़े पहने हुए, माथे पर बड़ा सा टीका लगाए, अजीब सी आंखें घुमाते हुए चारों तरफ देखने लगता है। पूरा गांव सांस रोके उस बाबा की तरफ देख रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बाबा आगे चलकर सोनपुर की सबसे बड़ी साजिश का हिस्सा बनने वाला है। अचानक भीड़ के बीच से एक आदमी घबराया हुआ आगे आता है। वो रोती आवाज में चिल्लाता है, मेरी राधा घर से गायब हो गई है। अरे कोई तो बचाओ, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? पूरा गांव हैरानी से उसे देखने लगता है। तभी बाबा भारी आवाज में कहता है, मैंने पहले ही कहा था, वो चुड़ैल गांव में आ चुकी है और अब वो तुम्हारी बेटी को ले गई है। ये सुनते ही लोगों के चेहरे डर से पीले पड़ जाते हैं। गांव में खामोशी छा जाती है। बाबा ने डर फैलाती हुई आवाज में कहा, अब वो चुड़ैल उसे श्रापित करके छोड़ेगी, उस पर चुड़ैल का साया चढ़ जाएगा और फिर वो भी हम सब के लिए खतरा बन जाएगी। ये सुनते ही गांव वालों के दिल कांप उठते हैं। कुछ औरतें अपने बच्चों को सीने से लगा लेती हैं। तभी भीड़ के पीछे से अचानक एक परछाई नजर आती है। लोग पलटकर देखते हैं और उसी पल बुरी हालत में राधा लड़खड़ाती हुई वहां पहुंच जाती है। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर घबराहट थी और कपड़ों पर खून के निशान लगे थे। उसे देखते ही लोग डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। कोई चिल्लाता है, अरे ये तो वही है, इस पर चुड़ैल का साया आ गया है। कुछ लोग डर के मारे आंखें बंद कर लेते हैं और कोई कांपती आवाज में कहता है, माँ, ये सच में चुड़ैल बन गई है। राधा सबके बीच खड़ी थी, डरी हुई, कमजोर, लेकिन सच बोलने को तैयार। पर उस वक्त सोनपुर का गांव सच सुनने को नहीं, सिर्फ डर मानने को तैयार था। ये फिर तुम लोगों को बहकाएगी। ये चुड़ैल गांव में आ चुकी है, आज राधा को ले गई है, कल तुम्हारे घर के बच्चों को भी ले जाएगी। डर के मारे गांव वाले एकजुट हो जाते हैं और उसी डर में वो राधा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। उसके माँ बाप रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन गांव वाले कुछ सुनने को तैयार नहीं होते और राधा अपने ही गांव से निकाल दी जाती है। राधा के गांव से निकाले जाने के बाद उसका भाई आगे आता है। वो साफ शब्दों में कहता है, मैं भी अपनी बहन के साथ गांव के बाहर रहूंगा, लेकिन वो पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेगी। उधर सरपंच के घर पर सलाहकार मुस्कुराते हुए कहता है, देखा सरपंच साहब, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन अगले ही दिन सरपंच के घर के बाहर भी वही शब्द लिखे हुए मिलते हैं। इसे देखते ही सरपंच के घर में हड़कंप मच जाता है। सरपंच की पत्नी घबराकर चिल्लाती है, हमारी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। तभी राधा का भाई वहां आकर कहता है, अरे गांव वालों, मैंने सरपंच की बेटी को देखा था। नहीं नहीं सरपंच जी, आप नहीं जानते, वो चुड़ैल अब आपकी बेटी में आ जाएगी, जैसे राधा के अंदर आ गई थी। इतना कहते ही भीड़ में खलबली मच जाती है। तभी सरपंच की बेटी ठीक उसी हालत में वहां आ जाती है जैसे राधा आई थी। उसके बाल बिखरे हुए होते हैं और कपड़े फटे से लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, पापा, पता नहीं मैं कैसे गायब हो गई थी। नहीं, इसे भी राधा के पास गांव के बाहर भेज दो। तभी सरपंच गुस्से में बोल उठता है, चुप रहो, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी और ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। भीड़ में से किसी ने तुरंत कहा, अरे सरपंच जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कल तक आप ही तो कह रहे थे कि आपका फैसला भगवान का ज्ञान होता है। पूरा गांव खामोश हो जाता है। तभी राधा का भाई उस बाबा को सबके सामने ले आता है। डर के मारे बाबा कांपने लगता है और गांव वालों के सामने सच बोल देता है, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण मोची हूँ।
सलाहकार महोदय ने मुझसे कहा था कि मुझे ये सब अभिनय करना है। उन्होंने मुझे पैसे देने का वादा किया था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पूरा गांव सन्न रह जाता है। सच सामने आते ही पूरा सोनपुर खामोश हो गया। जिस डर को लोग भगवान समझ बैठे थे, वो एक साजिश निकली, और जिस बेटी को चुड़ैल कहा गया था, आज वही सच की आवाज बन गई। राधा धीरे से आगे आई। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न बदला, बस हिम्मत थी और सच था। उसने कहा, मैं बदला नहीं चाहती, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि हर बेटी को सपने देखने का हक मिले। उस दिन सोनपुर में कुछ बदल गया। डर की जगह समझ ने ले ली, और अंधविश्वास की जगह शिक्षा ने। अगर कहानी अच्छी लगी हो, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।